जी क्लास आज जो हमारा लेक्चर है ये पिछला जो हमारा लेक्चर था अकाउंटिंग फॉर कॉरपोरेशंस जिसको हमने डिस्कस किया था उससे रिलेटेड ही है। और लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन की थी अकाउंटिंग फॉर कॉरपोरेशंस में उसमें हमने तकरीबन 30 स्लाइड्स जो हैं उनको कवर किया था और आज उससे आगे हम मज़ीद बात करने लगे हैं। लास्ट टाइम का जो लेक्चर था उसमें आपने ये देखा था कि हम कैसे अकाउंट्स जो हैं जो कॉरपोरेशन के उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, किन बातों का ख्याल रखते हैं। और हमने ये भी देखा था कि कॉरपोरेशन जो है उसकी टाइप्स क्या होती हैं, उनको किस तरह से जो है वो हम समझ सकते हैं। जर्नल एंट्रीज़ के हवाले से हमने डिस्कशन की थी, पेड इन कैपिटल, इशूड कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल की डिस्कशन, कॉमन स्टॉक क्या होता है, डिविडेंड्स क्या होते हैं। तो ये तमाम बातें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, इसमें हम प्रेफर्ड स्टॉक से मुतल्लिक बात करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि प्रेफर्ड स्टॉक जो है क्या होता है और इसको जब इशू किया जाता है तो किस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं इन बुक ऑफ कॉरपोरेशन अकाउंट्स। तो अब इसमें प्रेफर्ड स्टॉक की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले तो ये याद रख लें कि प्रेफर्ड लफ्ज़ प्रेफर से आया है। प्रेफरेंस एक वर्ड है, प्रेफरेंस कहते हैं तरजीह देने को। तो प्रेफर्ड स्टॉक या दूसरे मानों में आप कह लें प्रेफर्ड शेयर्स, उर्दू में आप कहेंगे तो तरजीही हिस्सेस। शेयर्स ये स्टॉक को हिस्सेस कहते हैं, हिस्से की जमा है। हिस्सा एक सिंगुलर वर्ड है और हिस्सेस प्लूरल है। तो तरजीही हिस्सेस या प्रेफर्ड स्टॉक जो है इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि ये ख़ास किस्म के शेयर्स होते हैं जो कॉरपोरेशंस इशू कर देती हैं और ये ऐसे शेयर्स होते हैं जिनके ऊपर ये तय कर लिया जाता है कि इन शेयर्स के ऊपर जो प्रॉफिट होगा, जो डिविडेंड होगा, वो सबसे पहले अदा किया जाएगा शेयर होल्डर्स को जो ये प्रेफर्ड स्टॉक बाय करेंगे। इसका मतलब ऐसे शेयर होल्डर्स जो प्रेफर्ड स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे या प्रेफर्ड स्टॉक जो है उनके नाम होंगे, उनको डिविडेंड कॉरपोरेशन पहले अदा करेगी और बाद में अगर कुछ डिविडेंड बचा तो वो कॉमन शेयर होल्डर्स को अदा किया जाएगा। आपको याद है हमने लास्ट लेक्चर में कॉमन स्टॉक होल्डर्स के बारे में बात की थी, कॉमन स्टॉक के बारे में बात की थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्रेफर्ड स्टॉक है इसको तरजीह हासिल होती है कॉमन स्टॉक के ऊपर इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पेमेंट। यानी अगर डिविडेंड पे किया जाएगा तो पहले प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को पे करेंगे, उसके बाद कॉमन स्टॉक होल्डर्स को पे करेंगे। एक तो ये डिविडेंड के हवाले से ये बात प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर में यूनिक होती है। दूसरी बात कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को डिविडेंड एक ख़ास परसेंटेज या डॉलर वैल्यू के ऊपर दिया जाता है। अब परसेंटेज या डॉलर वैल्यू से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर से पहले ही तय कर लिया जाता है कि हम आपको एक मखसूस अमाउंट डिविडेंड की देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर आप प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर से पहले ही डन कर लेते हैं कॉरपोरेशन कि हम आपको 10% डिविडेंड देंगे। अब चाहे कंपनी 10% से ज़्यादा पैसा कमा ले या कंपनी जो है वो काफ़ी कम प्रॉफिट कमाए, लॉस में भी जा सकती है कंपनी। तो अगर कंपनी ने तय किया हुआ है कि 10% डिविडेंड देंगे तो आप समझ लें कि उनको प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को इस बात से गर्ज नहीं कि कंपनी कितना ज़्यादा बूस्ट करती है प्रॉफिट में
या कंपनी का प्रॉफिट कितना कम होता है, उनको पता है कि उनको 10% मिलेगा। जस्ट लाइक इंटरेस्ट जो कि हम बॉन्ड होल्डर्स को पे करते हैं, बिल्कुल वैसा ही इनका भी सिलसिला होता है। अब इंटरेस्ट में तो ये है ना कि वो तो आपने देना ही देना है। प्रेफर्ड जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं, इनको डिविडेंड आप दे भी सकते हैं और आप डिक्लेयर नहीं भी करते। मसलन अगर इसमें आगे टाइप्स आएंगी कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव, तो नॉन कम्युलेटिव में अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया तो आप प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स आपसे डिमांड नहीं कर सकते डिविडेंड की। लेकिन ये ज़रूर रहता है उनके पास कि उनको डिविडेंड सबसे पहले मिलेगा और उसके बाद जो है वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को मिलेगा। तो प्रेफर्ड स्टॉक जो है, इसमें दो चीज़ें आपने देखी हैं कि एक तो डिविडेंड इनको तरजीही बुनियादों पर दिया जाता है, उसके बाद कॉमन स्टॉक होल्डर्स को मिलेगा, और एक ख़ास परसेंटेज या डॉलर वैल्यू ऑफ पार वैल्यू ऑफ शेयर के हिसाब से इनको हम डिविडेंड देते हैं। तो दूसरी बात ये है कि अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो एसेट्स बेच के पहले इनको पैसे मिलेंगे, उसके बाद दूसरे जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स हैं उनको पैसे मिलेंगे। तो इनको ये दो बातों में थोड़ा एज रहता है, और यही वजह है कि जो प्रेफर्ड स्टॉक है इसकी जो पार वैल्यू ये ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कॉमन स्टॉक। जैसे लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया कि अगर कॉमन स्टॉक ₹10 का है पर शेयर, तो हो सकता है प्रेफर्ड स्टॉक ₹20 या 30 या 40, जहाँ पे डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। लेकिन ये प्रेफर्ड स्टॉक जो है ये कॉमन स्टॉक से थोड़ा महंगा होता है। तो अब प्रेफर्ड स्टॉक में नॉर्मली अभी हमने जैसे कहा कि एक डिविडेंड रेट इनका डिसाइडेड होता है, एक परसेंटेज होती है कि भाई हम प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर जो प्रॉफिट देंगे वो एक ख़ास परसेंट पे देंगे, एक ख़ास परसेंट डिसाइड हो जाता है कितने परसेंट आपको डिविडेंड मिलेगा। कॉमन स्टॉक होल्डर्स में ऐसा नहीं होता क्योंकि वो प्योरली डिपेंड कर रहे होते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स या नेट इनकम के ऊपर। इसी तरह नॉर्मली जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स होते हैं इनकी कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती। जैसे आप देखें कि बॉन्ड होल्डर्स हैं, उनको भी वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते आम हालात में, तो इनके भी आम हालात में कोई वोटिंग राइट्स नहीं होती अनलेस अनटिल के कोई स्पेशली कंपनी रेजोल्यूशन पास कर दे कि भी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स जो उनके भी वोटिंग राइट्स हैं। ओके, तो अब प्रेफर्ड स्टॉक की तरह टाइप्स पे बात कर लेते हैं, कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव। अच्छा, कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक और नॉन कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक क्या है, पहले इसको समझ लें। कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक से मुराद है कि अगर कोई डिविडेंड एरियर में रह गया है, मसलन अगर कंपनी ने इस साल डिविडेंड अनाउंस किया है फॉर एग्जांपल $20 और प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स जो हैं इनका डिविडेंड लेट से बन रहा है $25 का, लेकिन कंपनी ने अनाउंस ही टोटल डिविडेंड कितना किया, $20 का। इसका मतलब है कि $20 तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को मिल जाएंगे, लेकिन उनके बनते कितने थे, $25, यानी $5 इजाफी बनते थे ना। तो कंपनी ने तो $20 अनाउंस किया है, इसका मतलब ये हुआ कि वो $5 जो है वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड इन एरियर्स हो जाएगा इस साल का। और अगर कम्युलेटिव है तो इस एरियर को हम ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट ईयर। मसलन अगर नेक्स्ट ईयर कंपनी फिर डिविडेंड अनाउंस करती है, लेट से कंपनी ने अगले साल डिविडेंड अनाउंस किया है फॉर एग्जांपल $30 का, तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स जो हैं उनका वैसे डिविडेंड अगर बनता है $25, तो $25 तो उनका अगले साल का डिविडेंड बनेगा, लेकिन जो इस साल का आउटस्टैंडिंग था $5 वो भी इसमें ऐड होगा। 25 जमा 5 30, तो पूरा $30 आपको देना पड़ेगा प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को
इन केस ऑफ cumulative preferred stock। तो इसका मतलब ये हुआ कि cumulative जो प्रेफर्ड स्टॉक होता है उसमें अगर कंपनी कोई डिविडेंड अगर अनाउंस करती है और वो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के डिविडेंड से कम होता है, तो जितना कम होता है वो अमाउंट जो है वो अगले साल ट्रांसफ़र हो जाती है एरियर्स में, डिविडेंड इन एरियर्स में। और जब नेक्स्ट ईयर आप उन प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को पेमेंट करते हैं तो वो एरियर्स जो पिछले साल का होता है वो भी मिला के फिर पेमेंट करते हैं। अब एक एग्जांपल आएगी, हम उसको भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या होता है। तो अब अनडिक्लेयर्ड डिविडेंड्स जो हैं इनके हवाले से हम ज़रा नॉन कम्युलेटिव में बात कर लेते हैं। तो अगर तो नॉन कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है, तो अगर कोई डिविडेंड अनडिक्लेयर्ड है, जैसे मैंने आपसे कहा कम्युलेटिव की एग्जांपल में कि $25 फॉर एग्जांपल प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का डिविडेंड बनता है और कंपनी इस साल अनाउंस करती है कि जी हम $20 देंगे, तो इसका मतलब अनडिक्लेयर्ड डिविडेंड कितना है? $5 का, जो कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया। $20 डिक्लेयर किए, $25 प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का डिविडेंड बनता था, लेकिन किया कितना? सिर्फ $20। तो $5 जो है वो अनडिक्लेयर्ड रह गया। तो वो जो अनडिक्लेयर्ड डिविडेंड होता है नॉन कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक में, जो एरियर समझ लें आप, जो कम्युलेटिव में एरियर था वो नॉन कम्युलेटिव में अनडिक्लेयर्ड डिविडेंड है, ये कभी भी फ्यूचर ईयर्स में पे नहीं किया जाता। यानी $25 अगर इस साल प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का डिविडेंड बना है, कंपनी ने $20 अनाउंस किया है, तो कंपनी नेक्स्ट ईयर जब डिविडेंड अनाउंस करेगी, जितना अनाउंस करेगी उतना ही वो पे करेगी, पिछला $5 जो रह गया था वो पे नहीं करेगी। तो नॉन कम्युलेटिव ये होता है। अब इसमें एक एग्जांपल है, इसको आप ज़रा देख लें, आपको समझ आ जाएगा कि कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव किस तरह से हम देख सकते हैं। तो एग्जांपल मैं पढ़ रहा हूँ, उसको देखें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टॉक होल्डर्स इक्विटी सेक्शन ऑफ द बैलेंस शीट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर्स $5,000 ऑफ डिविडेंड्स इन 2014। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिन्होंने $5,000 के डिविडेंड डिक्लेयर किए 2014 में। इन 2015 द बोर्ड डिक्लेयर्ड इन पेड कैश डिविडेंड्स ऑफ $42,000, और जबकि 2015 में बोर्ड ने $42,000 का डिविडेंड डिक्लेयर किया, पे किया। तो एक डिविडेंड जो डिक्लेयर हो रहा है 5,000 2014 में हो रहा है, और 2015 में डिक्लेयर कितना हो रहा है? 42,000 जो अदा किया जा रहा है। अच्छा, ये तो बात आपने डिविडेंड से मुतल्लिक देखी, जो कि बोर्ड ने फैसला लिया था 2014 और 15 में। अब ज़रा कुछ डिटेल्स देख लें कि ये डिविडेंड्स वगैरह किन चीज़ों के ऊपर अदा हो रहे हैं, यानी किन शेयर्स के ऊपर अदा हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो कॉमन स्टॉक, इसकी जो डिटेल्स हैं, तो कॉमन स्टॉक $50 पार वैल्यू है, 4,000 शेयर्स ऑथराइज इशूड एंड आउटस्टैंडिंग। तो इसका मतलब जो कॉमन स्टॉक है उसकी पार वैल्यू $50 है और 4,000 शेयर आपने इशू किए हैं। इसका मतलब टोटल कॉमन स्टॉक जो इक्विटी है वो आपके पास कितनी है? 4,000 × 50 $2 lakh और $200,000। प्रेफर्ड स्टॉक 9%। अब देखिए ये जो 9% आपको बताया गया ना, ये इनका फिक्स डिविडेंड रेट है। ये जो हमने शुरू में बात की थी प्रेफर्ड स्टॉक में कि इनको एक स्पेसिफिक रेट ऑफ़र किया जाता है जिस बेस पे इनको डिविडेंड दिया जाएगा। तो जो 9% पहले लिखा हुआ है ये बेसिकली डिविडेंड इनका यील्ड रेट है, यानी ये डिविडेंड रेट है कि भी आपको इतने परसेंट जो है वो डिविडेंड दिया जाएगा, जितना भी आपकी प्रेफर्ड स्टॉक की पार वैल्यू होगी। तो यानी 9% डिविडेंड इनको मिलेगा प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को। तो $100 पार वैल्यू एक प्रेफर्ड स्टॉक की, 1000 शेयर्स आपने जब इशू किए, इसका मतलब 100 × 1000 $100,000 और $1 lakh। अब ये 2 शेयर्स हो गए, टोटल पेडिंग कैपिटल आपका 2 लाख जमा 1 लाख 3 लाख हो गया। तो याद रखना है प्रॉफिट स्टॉक होल्डर्स को 9% जो है ये क्या मिलेगा? ये इनको डिविडेंड मिलेगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि 2014 और 15 में डिविडेंड
प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को दोनों सूरतों में, कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव की सूरत में, किस तरह से मिलेगा। तो अब आप देखें कि प्रेफर्ड स्टॉक दोनों तरह से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन कम्युलेटिव, फिर कम्युलेटिव। तो दो कॉलम्स बना लिए, एक प्रेफर्ड के लिए, कॉमन स्टॉक के लिए, ताकि इनके ऊपर जो डिविडेंड मिल रहा है तो प्रेफर्ड डिविडेंड, कॉमन स्टॉक डिविडेंड अलग अलग हम शो करेंगे। तो पहले केस है हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक इज़ नॉन कम्युलेटिव। नॉन कम्युलेटिव में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर डिविडेंड अनाउंस किया गया है डायरेक्टर्स की तरफ से और वो डिविडेंड कम अनाउंस हुआ है, जो कि प्रेफर्ड स्टॉक पे जो बनता है उससे कम अनाउंस हुआ है, तो जो एरियर में होंगे, जो पैसे अनाउंस नहीं किए गए, वो कभी भी फ्यूचर में पे नहीं किए जाएंगे, तो हम कहते हैं नॉन कम्युलेटिव। तो अब देखिए कि ईयर 2014 में प्रेफर्ड स्टॉक जो है, प्रेफर्ड डिविडेंड जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5000। कॉमन स्टॉक में 0 है। अब रीज़न क्या है, सवाल पे वापस आए। अब इसने कहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है कि $5000 का डिविडेंड हम पे करेंगे। अब मैंने आपको ये बताया था कि पहले डिविडेंड किसको पे किया जाता है, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को पे करेंगे, ऐसे ही। अब बोर्ड ने अनाउंस किया है $5000 का डिविडेंड 2014 में, जबकि आपको पता है कि कंपनी ने दो तरह के शेयर इशू किए हुए हैं, कॉमन भी और प्रेफर्ड भी। तो प्रेफर्ड स्टॉक जो है, इसके ऊपर आपको पता है कि 9% जो है ये तो डिविडेंड रेट है प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के ऊपर। 9% का मतलब ये है कि 9% इनटू प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू 1 लाख है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 9%, तो ये तो बन गया 9000। इसका मतलब ये है कि खाली प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को ही जो डिविडेंड देना पड़ेगा वो 9000 होगा, और उसके बाद 9000 इनको देने के बाद अगर कुछ डिविडेंड बचेगा तो वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसका मतलब ये है कि 9000 जो है ये आपको पहले प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को देंगे, उसके बाद जो डिविडेंड होगा वो आप कॉमन स्टॉक होल्डर्स को देंगे। तो 2014 में तो सिर्फ $5000 ही का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ ना, तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो 9000 तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को देना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब अगर 5000 2014 में डिक्लेयर हो रहा है तो आपका तो 9000 भी पूरा नहीं हो रहा प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का डिविडेंड, कॉमन्स को कहाँ से देंगे आप। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2014 में जो 5000 का डिविडेंड आएगा वो सारे का सारा किसको जाएगा, प्रेफर्ड को, क्योंकि उनको 9000 सबसे पहले आपने देना, लेकिन 9000 तो डिक्लेयर ही नहीं हो रहा, 5000 हो रहा है, तो पूरा 5000 किसको जाएगा, प्रेफर्ड को जाएगा। कॉमन के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि 9000 पहले प्रेफर्ड को देते, उसके बाद कुछ बचता तो वो कॉमन को दिया जाता। इसका मतलब है सिर्फ 5000 डिक्लेयर हुआ तो 5000 पूरे का पूरा किसको जाएगा, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड के तौर पर, और कॉमन को कोई डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। अब आ जाए 2015 में। 2015 में हम देखते हैं क्या सूरत हाल बनी। 2015 में बोर्ड ने डिक्लेयर किया और पे किया $42,000 के डिविडेंड। अब इसका मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा एनालाइज करें कि ये टोटल डिविडेंड 2015 में बोर्ड ने अनाउंस कर दिया और दिए जा रहे हैं, तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स जो है 9% तो पहले इनको डिविडेंड देना ना आपने, तो 1 लाख का 9% लें तो इसका मतलब 9000 तो डिविडेंड किसका बनेगा, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स का। यानी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को 9000 तो देना ही देना है। उसके बाद जो डिविडेंड बचेगा वो किसको जाएगा, कॉमन स्टॉक होल्डर्स को। अब चूंकि आप केस देख रहे हैं नॉन कम्युलेटिव का, तो नॉन कम्युलेटिव में हमने पढ़ा था कि ऐसा डिविडेंड जो कि आउटस्टैंडिंग हो लास्ट ईयर का, जो अनडिक्लेयर्ड हो, वो पे नहीं किया जाता फ्यूचर ईयर्स में। अब आपको पता है कि बोर्ड ने पिछले साल 5000 डिक्लेयर किया, इसका मतलब प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को 4000 नहीं दे सके, 2014 में डिक्लेयर नहीं किया, तो
तो इसका मतलब वो 4,000 आउटस्टैंडिंग था। तो अब चूँकि नॉन कम्युलेटिव है तो वो 4,000 हम 2015 के डिविडेंड में ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि नॉन कम्युलेटिव में जो पहले अनाउंस नहीं हुआ वो आप पे नहीं करेंगे। तो अब हमने देखना है कि 2015 में 42,000 का डिविडेंड आपने दिया, 9% 1 लाख का बना 9,000, इसका मतलब है 9,000 प्रॉफिट स्टॉक होल्डर्स को देना है। और बाकी चूँकि एरियर नॉन कम्युलेटिव में जो है वो ऐड किया ही नहीं जाता, अगर किया जाता होता तो पिछला जो है वो 4,000 भी ऐड कर लेते, तो चूँकि इसमें नहीं ऐड किया जाता तो इसका मतलब टोटल डिविडेंड 42,000 का जो है ये आपने कंपनी ने दिया। तो 42 में से 9,000 तो आप दे देंगे प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को, तो बाकी पीछे कितना बचा, 42 माइनस 9 33। तो ये किसको जाएगा, कॉमन स्टॉक होल्डर्स को जा रहा है। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को देने के बाद जो डिविडेंड बचता है वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को जाता है। तो इसका मतलब पहले तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को 9,000 देंगे और बाकी जो बचेगा 33,000 ये कॉमन स्टॉक होल्डर्स का डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हुई आपके पास कि जब आप 2014 और 15 में डिविडेंड को देखेंगे, अगर डिविडेंड आपने देना है प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को, अगर प्रेफर्ड स्टॉक नॉन कम्युलेटिव है। और अगर तो अब दूसरी बात हम करते हैं कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक, अगर प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो कम्युलेटिव है तो फिर क्या ट्रीटमेंट होगा। अब ज़ाहिर है 2014 में तो $5,000 का आपने अनाउंस किया, 9% आपको पता है कि इस पर प्रॉफिट है, डिविडेंड है प्रेफर्ड स्टॉक पे, तो ये तो 9,000 ही बनता है ना। तो आपने तो अनाउंस ही 5,000 किया है, तो ज़ाहिर है कि 5,000 ही देंगे, फिर कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए तो कुछ नहीं बचेगा। तो 5,000 आपने दे दिया 2014 में, कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए कुछ नहीं बचा। अब चूँकि 2015 में आपने 42,000 रुपये अनाउंस किया है, तो अब चूँकि कम्युलेटिव है, कम्युलेटिव में हमने डिस्कस किया था कि जो डिविडेंड एरियर्स में होते हैं वो भी नेक्स्ट ईयर पे किए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि 2014 में 5,000 अनाउंस हुआ, जबकि प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को बनता था 9,000 देना। आपने 5,000 अनाउंसमेंट की, जिसको 4,000 अनडिक्लेयर्ड डिविडेंड था ना, यानी ये डिविडेंड इन एरियर हो गया था। तो अब आपको वो भी देना है 2015 में, 4,000 पहले वो देंगे आप, ठीक है। और 9,000 इस साल का डिविडेंड 2015 का, वो कैसे 9% अप्लाई करेंगे जो आपके 1 लाख शेयर्स हैं प्रेफर्ड स्टॉक के, उसका मतलब 9,000 वो हो गया, 4,000 पिछला हो गया जो रह गया था। तो 9,000 और 4,000 13,000 ये आप 42,000 में से निकाल दें जो इस साल का डिविडेंड है 2015 का, तो इसका मतलब 29,000 बना। तो 29,000 जो बचा है ये कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा, यानी 4,000 और कम हो गया, क्योंकि 4,000 वो पिछले साल का जो है वो आउटस्टैंडिंग रह गया था, वो भी आपने प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को पे करना है। तो ये होता है प्रेफर्ड स्टॉक अगर कम्युलेटिव जो है वो हो, तो फिर जो एरियर्स होते हैं आपके डिविडेंड के वो भी पे किए जाते हैं। अच्छा जी, अब प्रेफर्ड स्टॉक की एक और टाइप भी है जिसमें हम पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड स्टॉक के बारे में बात करते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड स्टॉक में क्या होता है कि आप चूँकि हमने भी बात की है कि ख़ास रेट होता है जिसके ऊपर हम जो है वो डिविडेंड अनाउंस करते हैं प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को। अगर उसी रेट के ऊपर कॉमन स्टॉक होल्डर्स को भी डिविडेंड दे दिए जाए, उसी रेट के ऊपर उसी हिसाब से कॉमन स्टॉक होल्डर्स को भी डिविडेंड दे दिए जाए, और उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो शेयर कर लें कॉमन स्टॉक होल्डर्स और आपकी प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स, तो हम कहते हैं ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड स्टॉक है। और अगर ऐसा ना हो बल्कि एक ख़ास अमाउंट डिविडेंड की जो है वो अनाउंस की जाए और लिमिट की जाए कि बस इतने ही डिविडेंड देने हैं, ठीक है, एक ख़ास रेट भी देने हैं, जो कि आमतौर पे हम देखते हैं कि पहले आप पे करते हैं प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के, बाद में जो है आप पे करते हैं कॉमन स्टॉक होल्डर्स को, तो हम कहते हैं ये नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफर्ड स्टॉक है। तो
अब इसमें थोड़ा सा एक एग्जाम्पल भी हम देखेंगे और ये भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको डिस्कस करते हैं। तो अब हम ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग जो प्रेफर्ड स्टॉक है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको देखते हैं और ताकि ज़रा कम्युलेटिव नॉन कम्युलेटिव जो हमने डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड है। अच्छा, एक सवाल है, इसको ज़रा देख लें, मैं पढ़ देता हूँ आपको। A company's outstanding stock consists of 80 shares of non-cumulative 5% preferred stock with a $5 par value। इसमें अगर आप नोट करें तो 80 शेयर्स हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग स्टॉक 80 शेयर्स हैं नॉन कम्युलेटिव 5% प्रेफर्ड स्टॉक। तो नॉन कम्युलेटिव का आपको पता ही है कि इसमें जो अनडिक्लेयर्ड डिविडेंड होता है ये कभी भी फ्यूचर ईयर्स में पे नहीं किया जाता। तो 5% प्रेफर्ड स्टॉक का मतलब है कि ये जो प्रेफर्ड स्टॉक्स हैं इनके ऊपर 5% डिविडेंड आपने पे करना है, इनकी पार वैल्यू पे, यानी 5% रेट है डिविडेंड का जो आपने अदा करना होता है। और 200 शेयर्स हैं एंड ऑल्सो 200 शेयर्स ऑफ कॉमन स्टॉक विद $1 पार वैल्यू। और कह रहे हैं 200 कॉमन स्टॉक के वो भी हैं आपके पास, $1 जो है वो पार वैल्यू। अब ज़ाहिर है कॉमन स्टॉक के 200 शेयर्स हैं, तो आपने इनको जो डिविडेंड देना है वो बाद में देना है, पहले प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को देना है। तो ड्यूरिंग इट्स फर्स्ट 3 years ऑफ द ऑपरेशन द कॉर्पोरेशन डिक्लेयर्ड इन पेड द फॉलोइंग टोटल कैश डिविडेंड्स। ये डिविडेंड्स आपको दी जा रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले 3 सालों में कंपनी ने कुछ डिविडेंड्स अनाउंस किए हैं, अदा किए हैं और वो आपको दिए जा रहे हैं। 2001 में $15 का डिविडेंड अनाउंस हुआ और दिया गया। 2002 में और 2022 में $5 डिविडेंड दिया गया। 2003 में आपके पास जो है वो $200 का डिविडेंड दिया गया। तो टोटल 3 सालों में $220 जो है ये आपको डिविडेंड दिया गया है, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये है कि आपने ये बताना है, पार्ट 1 जो है आपने डिटरमिन क्या करना था, अमाउंट ऑफ डिविडेंड्स पेड ईच ईयर टू ईच ऑफ द 2 classes ऑफ स्टॉक होल्डर्स। 2 क्लासेस हैं, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर है, कॉमन स्टॉक होल्डर है। कह रहा है आपने बताना है कि हर साल कितना डिविडेंड दिया गया है प्रेफर्ड और कॉमन जो स्टॉक होल्डर्स हैं इनको, और ये भी बताना है कि टोटल डिविडेंड्स जो हैं वो हर क्लास को, यानी दोनों क्लास ऑफ स्टॉक होल्डर्स को कितने 3 सालों में दिए गए हैं। तो पहली बात तो बड़ी आसान है कि अगर हम एनालाइज कर लें कि हमें इतना तो पता है कि नॉन कम्युलेटिव ये हमारे पास प्रेफर्ड स्टॉक है, यानी जो एरियर होगा, जो अनडिक्लेयर्ड डिविडेंड होगा वो तो हम पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो और फिर ये भी हमें पता है कि जो डिविडेंड अनाउंस होगा जो भी, वो पहले किसको दिया जाएगा, प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को। तो पहले तो आप कैलकुलेशन अपनी कर लें कि ये जो 5% है, 5% ये प्रेफर्ड स्टॉक के ऊपर डिविडेंड रेट है। तो अब कितने शेयर्स हैं, 80 शेयर्स हैं ना, और $5 का एक है, ठीक है। तो 80 × 5 ये आप कैलकुलेट कर लें और उसके ऊपर 5% अप्लाई कर दें। तो ये आपके पास पार वैल्यू जैसे $5 है, डिविडेंड 5% है, एक शेयर डिविडेंड मल्टीप्लाई करती है इसको 0.25 और नंबर ऑफ प्रेफर्ड शेयर्स कितने 80, तो एनुअल प्रेफर्ड डिविडेंड $20 आ गया। तो अगर आप ऐसे नहीं भी करना चाहते तो आप यूँ कर लें कि $5 एक शेयर की कीमत है, 80 शेयर्स हैं तो 5 × 80 कर दें, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय 5% कर दें तो भी यही आ जाएगा $20। तो यहाँ से ये बात सामने आई कि आपने हर साल जो प्रेफर्ड डिविडेंड अदा करना है प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को वो $20 का होगा। तो आपने अदायगी कितनी की है, पहले साल $15 की, इसका मतलब बनता $20 था, लेकिन अनाउंस आपने 15 किया और अदा किया, यानी $5 क्या रह गया अनडिक्लेयर्ड। तो चूँकि नॉन कम्युलेटिव है वो $5 कभी भी नहीं मिलना फ्यूचर में जाकर, ठीक है। तो पहले साल 15 मिला और 5 रह गया, वो नहीं मिलना। कॉमन स्टॉक होल्डर्स को
कुछ भी नहीं मिलेगा पहले साल, क्योंकि पहले $20 प्रॉफिट स्टॉक होल्डर्स को पूरे होंगे तो ही फिर आगे कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। इसका मतलब पहले साल तो आपका जो है $15 अनाउंस हुआ है, तो आप 15 देंगे, कॉमन स्टॉक होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे साल $5 अनाउंस हुआ है, तो प्राइवेट स्टॉक होल्डर्स को कितना देते हैं आप? $20, तो सिर्फ अब उनको 5 मिलेगा और कॉमन स्टॉक होल्डर्स को फिर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि 20 से ऊपर जब डिविडेंड जाएगा तो ही वो मिलेगा ना आपकी कॉमन स्टॉक होल्डर्स को। तो अब अनाउंस ही 5 हो रहा है, ऊपर से नॉन कम्युलेटिव है, पिछला 5 भी नहीं मिलेगा और इस दफ़ा का जो 15 रह गया वो भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 5 सिर्फ प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को मिलेगा, कॉमन को नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट ईयर तीसरे साल $200 अनाउंस हुआ है, तो $20 तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को मिल जाएगा और बाकी $180 किसको मिलेगा? कॉमन स्टॉक होल्डर्स को। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ बाकी 180 कॉमन स्टॉक होल्डर्स को मिलेगा क्योंकि नॉन कम्युलेटिव है, जो इनके एरियर्स थे प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स को वो इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब जैसे ये देख लें 2000x1 यानी पहले साल $15 अनाउंस हुआ, प्रेफर्ड को 15 मिलेगा, कॉमन को कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे साल $5 अनाउंस हुआ, प्रेफर्ड को 5 ही मिलेगा, कॉमन को कुछ नहीं मिलेगा। तीसरे साल 200 अनाउंस हुआ, 20 प्रेफर्ड को मिलेगा, 180 कॉमन को मिलेगा, राइट। और जो एरियर्स रह चुके हैं, जो अनडिक्लेयर्ड डिविडेंड्स हैं प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स के, ये इनको नहीं दिए जाएंगे क्योंकि आपका नॉन कम्युलेटिव ये प्रेफर्ड स्टॉक है। इसी तरह से एक पार्ट 2 है, यही सवाल है, बिल्कुल यही सवाल है। और पार्ट 2 इसका क्या है कि डिटरमिन द अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड ईच ईयर टू ईच ऑफ द 2 क्लासेस ऑफ स्टॉक होल्डर्स अज्यूमिंग दैट द प्रॉफिट स्टॉक इज कम्युलेटिव। कह रहे कि जो नॉन कम्युलेटिव देखा था ना, अगर एक कम्युलेटिव हो जाए तो फिर आप बताएं कि कितने कितने डिविडेंड दिए जाएंगे। तो बड़ा सिंपल काम है, जो आउटस्टैंडिंग रह जाएगा वो भी ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है, वो एडअप होता जाएगा और एंड में जब बहुत ज़्यादा डिविडेंड तीसरे साल मिला है तो उसमें से सारा जो एरियर है माइनस कर लिया जाएगा और वो प्राइवेट स्टॉक होल्डर्स को दे देंगे। यानी अब जैसे कि पहले साल टोटल $15 अनाउंस हुआ, प्राइवेट स्टॉक होल्डर्स को $15 ही मिलेगा, लेकिन आपको पता है $20 बनता है ना एनुअल, तो उसका मतलब $5 एरियर में आ गए पहले साल प्राइवेट स्टॉक होल्डर्स के। हर साल प्रॉफिट स्टॉक होल्डर को $20 देना है, लेकिन पहले साल $15 दिया है, इसका मतलब है $15 आपने पे कर दिया, $5 एरियर में आ गया। कॉमन स्टॉक होल्डर को तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि 20 से ऊपर जब तक नहीं जाएगा इसको पैसे नहीं मिलेंगे डिविडेंड के। अच्छा, अब दूसरे साल $5 अनाउंस हुआ है, तो उसका मतलब प्रॉफिट को यही 5 मिल जाएगा। अब 5 पुराना वाला एरियर है और 5 इस दफ़ा मिला, इसका मतलब $15 जो है 20 माइनस 5, 20 देना है ना हर साल, तो 20 माइनस 5 $15 आपके दोबारा एरियर में आ गए। तो 5 पुराने एरियर में थे, 15 अब आ गए हैं, ठीक है, तो $20 एरियर में हो गए। इसका मतलब है 2020x2 है, इसमें सिर्फ $5 अनाउंस हुआ है, तो $15 तो यहाँ पे एरियर हो गए ना आपकी, हर साल $20 देना होता है, तो 5 पुराने वाले हैं, 15 जमा 5 20, इसका मतलब है ये $20 अब आपके एरियर हो गए। कॉमन स्टॉक होल्डर को दूसरे साल भी कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि प्रेफर्ड को नहीं पूरा मिल पा रहा, तो कॉमन को कहाँ से मिलेगा डिविडेंड। तीसरे साल $200 का डिविडेंड अनाउंस हुआ, प्रेफर्ड को आप कितना देंगे? 45, क्योंकि $20 तो तीसरे साल का डिविडेंड है और $20 एरियर में पड़ा हुआ, ये $20 एरियर का है और $20 इस साल का, तो $40 आपने पे करना है प्रेफर्ड को 200 में से, बाकी जो बचेगा 160 वो किसको दिया जाएगा? कॉमन स्टॉक होल्डर्स को, ठीक है। तो ये कम्युलेटिव के केस में हम कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद अब ट्रेजरी स्टॉक के ऊपर बात करते हैं। ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है? ट्रेजरी स्टॉक बुनियादी तौर पर ऐसे शेयर्स होते हैं कंपनी के जो कंपनी खुद ही ख़रीद लेती है अपने शेयर्स, यानी कंपनी अपने शेयर्स खुद ही बाय कर लेती है, उसको हम कहते हैं ये चीज़ ट्रेजरी स्टॉक है। अब ट्रेजरी स्टॉक के हवाले से ये बात याद रखनी कि ट्रेजरी स्टॉक इज़ नॉट एन एसेट ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का एसेट नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं होती ट्रेजरी स्टॉक, जबकि इसको आप ये कह सकते हैं कि हाँ ये कंपनी की जो इक्विटी है उसमें रिडक्शन का सबब होता है।
यानी कंपनी की जो शेयर होल्डर इक्विटी है उसमें कमी का सबब बनता है, कॉमन जो इक्विटी उसमें कमी का सबब बनता है, ये इस वक्त नहीं है। अब सवाल ये बनता है कि ट्रेजरी स्टॉक कंपनी जो है वो अपने ही शेयर्स क्यों खरीद लेती है। इसके कई जो है ना वो आप समझ लें कि वजूहत होती हैं। पहली तो ये है कि कंपनी अगर दूसरी कंपनी आपने एक्वायर करनी, बाय करनी और उसको पैसों की बजाय अपने शेयर्स इशू करने, तो उसके लिए ट्रेजरी स्टॉक जो है वो इस्तेमाल होता है कि आप दूसरी कंपनी जो है वो उसको बाय कर लें और उनको पेमेंट की जगह अपने शेयर्स इशू कर दें। दूसरा ये कि आपकी जो मार्केट प्राइस है वो स्टेबल रहती है। स्टॉक मार्केट में जो प्राइस है आपके शेयर की उसको जो है वो उसमें स्टेबिलिटी रहती है, एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, मार्केट में। फिर ये होता है कि कंपनी ये ट्रेजरी स्टॉक फ्यूचर में दोबारा भी जो है वो इशू कर सकती है एम्प्लॉइज़ को कंपनसेशन पर्पस के लिए, या फर्दर किसी और स्टॉक होल्डर को, या कंपनी जो है वो इशू कर सकती है हायर प्राइस के ऊपर या फिर लोअर प्राइस के ऊपर। हॉस्टाइल टेक ओवर जो इससे अवॉइड किया जा सकता है। हॉस्टाइल टेक ओवर से मुराद होता है कि कंपनी जो है उसको टेक ओवर भी कर लेता है, दूसरी भी कंपनी कर लेती है, ठीक है। तो टेक ओवर नहीं हो पाता क्योंकि इस कंपनी के जो मेजर शेयर्स हैं वो कंपनी खुद अपने बाय कर लेती है। सो ये कुछ ट्रेजरी स्टॉक के फ़ायदे होते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि ट्रेजरी स्टॉक जो है इसको जब परचेज़ किया जाता है कंपनी की तरफ से, यानी कंपनी जब अपने शेयर्स खुद ही परचेज़ कर लेती है, तो उसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा केस है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि साइबरन कॉर्पोरेशन परचेज 1000 ऑफ इट्स ओन शेयर्स ऑफ स्टॉक इन द ओपन मार्केट फॉर 11.50 पर शेयर। तो अब कंपनी जो है साइबरन कॉर्पोरेशन ने अपने ही 1000 शेयर्स ले लिए हैं ओपन मार्केट से 11.50 पर शेयर के हिसाब से। तो ज़ाहिर है जितने भी शेयर्स लिए हैं 1000 लिए हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दें 11.50 से, तो 11,500 की अमाउंट बनती है, 11,500। तो इसके इसने अपने शेयर्स बाय किए। तो मैंने भी आपसे कहा था कि ये जो शेयर्स बाय होते हैं ये एसेट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ये रिडक्शन है कंपनी के इक्विटी में। तो जैसे ही ट्रेजरी स्टॉक बाय करेंगे तो आपने ट्रेजरी स्टॉक डेबिट करना है, जो ट्रेजरी स्टॉक है कॉमन शेयर्स का, उसको डेबिट करना है 11,500 से। और चूँकि आपने पेमेंट कर दी, कैश चला गया कंपनी से, तो 11,500 से आपने कैश को क्रेडिट करना है। अब ये जो ट्रेजरी स्टॉक कॉमन डेबिट हुआ ये बेसिकली रिडक्शन लायबिलिटी है, ठीक है, जो आपकी स्टॉक होल्डर इक्विटी है उसमें रिडक्शन का सबब है। तो आपको पता है कि जब आप शेयर्स इशू करते हैं तो कॉमन स्टॉक होल्डर इक्विटी आपकी इंक्रीज़ होती है, आप क्रेडिट करते हैं ना शेयर कैपिटल को, तो इसका मतलब है लायबिलिटी आपकी बढ़ रही होती है। तो अब आप वापस ले रहे हैं, यानी शेयर होल्डर्स को पैसा देकर उनसे शेयर्स उठा रहे हैं आप, इसका मतलब आपकी शेयर होल्डर इक्विटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो आप ट्रेजरी स्टॉक कॉमन को डेबिट करेंगे बतौर कि लायबिलिटी में कमी वाक़ हो रही शेयर होल्डर इक्विटी में, और कैश क्रेडिट करेंगे। अब पहला केस तो इसमें ये भी है कि लेट से अगर आप इसको दोबारा आगे किसी को बेच देते हैं, अब जैसे मैंने बताया था कि आप कंपनीज को आगे किसी और शेयर होल्डर को या किसी एम्प्लॉय को इशू भी कर सकते हैं। तो लेट से यही जो स्टॉक्स थे ये आपने बेच दिए आगे किसी और शख्स को। अब याद रहे कि यहाँ पे 1000 शेयर्स आपने ट्रेजरी स्टॉक के बाय किए थे, और अब आप जब सेल कर रहे हैं तो 100 शेयर सेल कर रहे हैं 11.50 के हिसाब से। तो 100 इंटू 11.50 $1150 बनेगा। तो अब ज़ाहिर सेल करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स एंट्री करेंगे। ख़रीदने की एंट्री क्या थी, ट्रेजरी स्टॉक कॉमन डेबिट कैश क्रेडिट। अब आप बेच रहे हैं तो कैश डेबिट ट्रेजरी स्टॉक कॉमन क्रेडिट। तो ये आपके ट्रेजरी स्टॉक कॉमन क्रेडिट जो हो रहा है ये बेसिकली आपकी शेयर होल्डर इक्विटी में इजाफे का सबब बन रहा है, क्योंकि अब आपने इशू कर दिया, आपको कैश आ गया है, ठीक है। तो सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। अब सेलिंग ट्रेजरी स्टॉक अबव कॉस्ट, यानी ट्रेजरी स्टॉक को कॉस्ट से ऊपर अब आपने सेल करना है। तो ट्रेजरी स्टॉक को जब आप
कॉस्ट से ऊपर सेल करेंगे, इसका मतलब प्रॉफिट के ऊपर जब आप इसको सेल करेंगे तो क्या होगा। अब ज़ाहिर है आपको पता है कि हमने जैसे पेड इन कैपिटल एक्सेस में डाला था, आपको याद है पिछले लेक्चर में हम प्रीमियम पे शेयर इशू करते थे, यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होगा लेकिन पेड इन कैपिटल ट्रेजरी स्टॉक में डालेंगे हम एक्सेस में, ठीक है। तो लेट्स से साइबर इनकॉर्पोरेशन जो है इन्होंने 400 शेयर्स जो हैं एडिशनल ट्रेजरी स्टॉक के बेच दिए हैं $12 पर शेयर, ठीक है। अब आपको पता 1000 लिए थे इन्होंने, 100 पहले बेच दिया कॉस्ट पे और 400 अब बेचे जा रहे हैं ट्रेजरी स्टॉक के शेयर्स 12 पर शेयर पे, 11.50 पर शेयर पे खरीदा था। तो जाहिर है कि जब आप बेचेंगे तो कैश कितना आएगा आपके पास, 12 मल्टीप्लाई बाय 400, 4800। ट्रेजरी स्टॉक कॉमन क्रेडिट करेंगे क्योंकि आपने इशू कर दिए हैं, सेल कर दिए हैं ये शेयर्स दोबारा, तो ट्रेजरी स्टॉक कॉमन क्रेडिट करेंगे 4600 से। 46 क्यों, क्योंकि एक शेयर 11.50 का है, 400 शेयर है, तो 400 मल्टीप्लाई बाय 11.50 4600 बनता है। और ये जो 200 है बेसिकली जो फ़ायदा हो रहा है ये आप पेड इन कैपिटल ट्रेजरी स्टॉक को क्रेडिट करेंगे, इट इज़ जस्ट लाइक अ रिज़र्व, ठीक है। ये आपको 200 का फ़ायदा हुआ है, इसको आप क्रेडिट करेंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी वाले सेक्शन में इसको शो करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना कि इसको हम अपना गेन या लॉस रिपोर्ट नहीं करेंगे। कंपनी की जो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स होती हैं, जो कंपनी के अकाउंट्स होते हैं, उसमें कहीं पे भी इसको ट्रेजरी स्टॉक पे होने वाला जो गेन है या लॉस है इसको रिपोर्ट नहीं करते। सिर्फ हम ये कहते हैं कि ये हमारा इक्विटी का पार्ट है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि हमें गेन हुआ है या लॉस हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद बिलो कॉस्ट के ऊपर भी हम देख लेते हैं कि लेट से मज़ीद 500 शेयर्स जो बच गए थे वो भी ट्रेजरी स्टॉक के बेच दिए $10 पर शेयर। तो अब जाहिर है कि $10 पे आप बेच रहे हैं तो 500 शेयर मल्टीप्लाई 10, 5000 कैश आ जाएगा। और जो ट्रेजरी स्टॉक कॉमन है उसको आपने ज़ाहिर है कि जब सेल किया है तो एक शेयर 11.50 का था, तो 500 शेयर मल्टीप्लाई बाय 11.50, इसका मतलब है 5750। ये जो है ये आपका बुनियादी तौर पे क्या होगा, ये कॉमन स्टॉक ट्रेजरी स्टॉक कॉमन जो है ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। आपने सेल किया तो ट्रेजरी स्टॉक कॉमन क्रेडिट करना। अब डेबिट में देखिए आपको दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक पेड इन कैपिटल ट्रेजरी स्टॉक डेबिट और एक रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट। अच्छा ये दो क्यों है, अब याद रखें हमारे पास अब ज़ाहिर है ये एक तरह का लॉस है ना आपका, आपने कम पैसों में बेचा, तो आपको याद है फ़ायदा आपको कितना हुआ था जब आपने ओवर कॉस्ट इसको बेचा था, $200 का पेड इन कैपिटल गेन ट्रेजरी स्टॉक के ऊपर $200 को हुआ था। अब पहले आपने इसी ट्रेजरी स्टॉक का जो पेड इन कैपिटल एक्सेस में था इसमें से पैसे लॉस के निकालने, 200 आप यहाँ से निकाल देंगे, ठीक है, क्योंकि 750 का डिफरेंस है ना, 5000 कैश आया, 5750 कॉमन स्टॉक इशू, तो 200 तो आप पहले जो पेड इन कैपिटल ट्रेजरी स्टॉक में आपके पास एक्सेस में था वहाँ से आप डेबिट करेंगे और बाकी जो बचेगा वो 550 वो आप रिटेन्ड अर्निंग में से निकालेंगे। रिटेन्ड अर्निंग आपके पास आपको पता रिजर्व होता है, लायबिलिटी होती है और इसमें से हम पैसे निकालते हैं जब हम शेयर इशू करते हैं बिलो कॉस्ट। तो पहले आपने जो ट्रेजरी स्टॉक का एक्सेस था पहले वहाँ से पैसे निकाल लें और अगर वो एक्सेस ख़त्म हो जाए, जैसे ये $200 ख़त्म हो गया, यहाँ पे पिछले एग्जांपल में देखें तो आपने 400 शेयर अबव बेचे थे 11.50 कॉस्ट शेयर पर, तो $200 का आपके पास क्या आया था, एक्सेस आया था। तो अब चूँकि कम पे बेच रहे हैं तो ये जो एक्सेस आया था पहले यहाँ से पैसे राइट ऑफ करेंगे एज एन एक्सपेंस, ठीक है। तो इसका मतलब है $200 यहाँ पे राइट ऑफ हुआ, अभी भी ज़ाहिर है 750 का डिफरेंस पूरा नहीं हो रहा, तो 550 कहाँ से आएंगे, रिटेन्ड अर्निंग से आएंगे, तो रिटेन्ड अर्निंग डेबिट करेंगे आप। और अगर
ट्रेजरी स्टॉक का एक्सेस पेड इन कैपिटल मौजूद ही ना हो तो फिर सारा का सारा 750 कहाँ से आएगा, रिटेन्ड अर्निंग से डेबिट किया जाएगा। तो ये एंट्री करेंगे जब आप ट्रेजरी स्टॉक बेचेंगे बिलो कॉस्ट। अब एक एग्जांपल उसको भी देख लें, इसी से मुतल्लिक है ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए ट्रेजरी स्टॉक से मुतल्लिक। तो इसमें क्या है कि कंपनी बिगिन द करंट ईयर विद द फॉलोइंग बैलेंसेस इन इट्स स्टॉक होल्डर्स इक्विटी अकाउंट्स। कॉमन स्टॉक है $10 पार वैल्यू, 500 शेयर ऑथराइज्ड हैं, 200 शेयर इशूड हैं। तो 200 शेयर इशूड हैं तो हम इशूड को देखेंगे। कॉमन स्टॉक 200 शेयर इशूड हैं, $10 वैल्यू है, $10 मल्टीप्लाई 200, 2000 ये हो गया। पेड इन एक्सेस ऑफ पार कॉमन स्टॉक यानी पेड इन एक्सेस कैपिटल कॉमन स्टॉक का 1000 पड़ा हुआ है, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स हैं 5000 की यानी 5000 का 1000 में, तो टोटल आपकी शेयर होल्डर इक्विटी कितनी 8000 की है। तो अब कह रहा ऑल आउटस्टैंडिंग कॉमन स्टॉक वाज इशूड फॉर $15 पर शेयर व्हेन द कंपनी वाज क्रिएटेड, यानी सारे जो आपके आउटस्टैंडिंग कॉमन स्टॉक से वो आपने $15 के हिसाब से इशू कर दिए थे। आपने एंट्रीज करनी है कुछ अकाउंट्स की, जैसे नंबर 1 परचेज 30 शेयर्स ऑफ ट्रेजरी स्टॉक एट $20 पर शेयर। अब आप देखें कि आपने 30 ट्रेजरी स्टॉक बाय किए $20 पर शेयर के हिसाब से, यानी अपने ही शेयर्स आप बाय बैक कर रहे हैं $20 पर जो आपने $15 के इशू किए थे, राइट। और सितंबर 1 पे आप फिर 20 ट्रेजरी शेयर्स बेच भी रहे हैं 26 कैश पे, $26 कैश पर शेयर पे। और फिर दिसंबर 1 पे जो 10 रिमेनिंग शेयर थे, क्योंकि 30 खरीदे थे ना, 20 आपने सितंबर 1 पे बेचे हैं और बाकी जो 10 रह गए दिसंबर 1 पे बेच रहे हैं। ट्रेजरी स्टॉक $7 पर शेयर के हिसाब से, तो एक जगह गेन पे आप बेच रहे हैं, एक जगह आप कम पैसों पे बेच रहे हैं, तो एंट्रीज क्या बनेगी। तो अब ज़ाहिर है कि जब ये सिचुएशन होगी तो पहले तो आप जो आपने ट्रेजरी स्टॉक बाई किया है $20 पर 30, तो इसकी एंट्री क्या होगी। आपको पता ट्रेजरी स्टॉक को डेबिट करना है, कैश को क्रेडिट करना है, 30 × 20 करके इसकी एंट्री कर देनी है, ठीक है। तो 30 × 20 600 से इसकी एंट्री होगा ट्रेजरी स्टॉक और कैश। दूसरी एंट्री क्या होगी कि 20 ट्रेजरी शेयर्स आप 26 कैश पर शेयर पे बेच रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि तो दूसरे केस में $26 कैश पे आप बेच रहे हैं ये 20 ट्रेजरी शेयर्स, तो 30 आपने बाई किए थे जी, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप सेल करेंगे तो अभी हमने डिस्कस किया, आपकी एंट्री करते हैं कैश डेबिट करेंगे, ट्रेजरी कॉमन क्रेडिट करेंगे, और अगर कोई गैप हुआ पेड इन एक्सेस का तो ट्रेजरी स्टॉक के ऊपर उसको भी क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि कैश आपको जब मिलेगा 20 शेयर्स हैं 26 के हिसाब से 500 के हिसाब से कैश मिल जाएगा। ट्रेजरी स्टॉक आप इशू कर रहे हैं 20 मल्टीप्लाई बाई 20 इसकी कॉस्ट है, क्योंकि आपने 20 पे इसको बाई किया था, और 400 ये आ गया, और ज़ाहिर है 520 - 400 120 का गैप है, तो ये पेड इन कैपिटल एक्सेस ट्रेजरी स्टॉक का क्रेडिट होगा। अब थर्ड जो सिनेरियो है उसमें उसने कहा है कि दिसंबर 1 पे सोल्ड द रिमेनिंग 10 शेयर्स ऑफ ट्रेजरी स्टॉक एट $7 कैश पर शेयर। अब आप लॉस में, ज़ाहिर है डेफिनेट सी बात है, आप इसको सेल कर रहे हैं बिलो द कॉस्ट प्राइस सेल कर रहे हैं, तो कैश में जब आप सेल करेंगे तो 10 शेयर्स इंटू $7, क्योंकि 10 बेच रहे हैं तो 70 तो कैश आ जाएगा। और चूँकि 10 शेयर्स आपने ट्रेजरी स्टॉक इशू किए हैं तो ट्रेजरी स्टॉक को क्रेडिट करेंगे 10 इंटू कॉस्ट इंटू 20 की 200 ये आ गया। अब 200 - 70 करेंगे तो 130 का गैप आ रहा है, 130 का गैप है, ये है आपका लॉस ऑन इशू ऑफ ट्रेजरी स्टॉक। तो अब ये लॉस आपको पता है हमने अभी डिस्कस किया पूरा कैसे करना है। तो पहले कोशिश ये करनी है कि जो पेड इन कैपिटल एक्सेस में ट्रेजरी स्टॉक है इसको यूटिलाइज करें। तो इसमें $120 आपके पास क्रेडिट में मौजूद है, पहले इस क्रेडिट वाले अमाउंट को यूटिलाइज़ करें, यहाँ से पहले लॉस कवर करें। $130 का लॉस है तो 120 तो पहली पेड इन एक्सेस में पड़ा हुआ, तो 120 यहाँ से आप इसको डेबिट कर देंगे क्योंकि लॉस यहाँ से कवर होगा। अवेलेबल बैलेंस 120 का है तो ये पहले डेबिट होगा, और ये ज़ाहिर है कि पेड इन कैपिटल ट्रेजरी स्टॉक कैंसिल हो जाएगा, 120 पूरे इस्तेमाल कर दिया। लेकिन अभी भी $10 की जो है ना वो अमाउंट है जो गैप में है, तो वो कहाँ से निकालेंगे, रिटेन्ड अर्निंग से। $10 रिटेन अर्निंग से आप डेबिट करेंगे, इसका मतलब आफ्टर दिस एंट्री रिटेन्ड अर्निंग विल बी $4990, ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग $4990 रह जाएगी। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड करेंगे अपनी ट्रेजरी स्टॉक की एंट्रीज को। अब थोड़ी सी बात,
तो मज़ीद हम बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स के ऊपर। स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होती हैं और इसको हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। बड़ा सिंपल है ये। रिटेन्ड अर्निंग्स आपको पता है हमारे रिजर्व्स होते हैं। जब कंपनी प्रॉफिट कमा लेती है उसमें से डिविडेंड अनाउंस कर दिए जाते हैं, तो बाकी सारा पैसा रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफ़र किया जाता है और रिटेन्ड अर्निंग्स को हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर अपने बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स के लिए। तो इसमें क्विक रिव्यू हम जल्दी से करेंगे रिटेन्ड अर्निंग का, और इसका एक फार्मूला होता है छोटा सा, आप इसके ज़रिए रिटेन्ड अर्निंग्स जो है कैलकुलेट करते हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग में तरीका ये होता है कि जो रिटेन्ड अर्निंग का आपके पास बैलेंस होता है लास्ट ईयर का, ये इस साल का जो ओपनिंग बैलेंस होता है रिटेन्ड अर्निंग्स का, उसमें इस साल की नेट इनकम को आपने प्लस करना है, अगर नेट लॉस हुआ है तो माइनस करना है। यानी अगर इनकम होगी तो प्लस, नेट लॉस होगा तो माइनस, और अगर कोई डिविडेंड वगैरह दिया है वो भी आपने लेस कर देनी है इस साल के। उसके बाद जो आपके पास बैलेंस बचेगा दैट इज़ योर एंडिंग रिटेन्ड अर्निंग बैलेंस फॉर दिस ईयर। तो अब इसमें ये एक फार्मूला है रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट का, ठीक है। ये एक फार्मूला बेसिकली फार्मूला यहाँ से शुरू हो रहा है। ये रिटेन्ड अर्निंग 31 दिसंबर 2014 के हिसाब से एडजस्टेड यहाँ से फार्मूला शुरू हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। ये जो ऊपर से ने बात की, अगर पहले की कोई एडजस्टमेंट रह गई, लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एडजस्टमेंट रह गई थी और आपने उसको मिलाया नहीं था, एक्सपेंस वगैरह या इनकम मिलाई नहीं थी, तो वो आप मिला लें। जैसे मिसाल है, अगर लास्ट ईयर की कोई स्टेटमेंट में आपने एक्सपेंस गलती से लगा दिया था, ज़्यादा डाल दिया था, तो वो अब आप माइनस करके या इनकम में ऐड कर दें, इसमें रिटेन्ड अर्निंग में इसको एज इनकम ऐड कर देंगे, क्योंकि एक्सपेंस बनाई हुई थी आपकी जो एक्सपेंस नहीं बननी चाहिए। इसी तरह अगर लास्ट ईयर को इनकम आप गलती से बना चुके हैं, लास्ट ईयर को इनकम ज़्यादा ऐड कर दी थी, तो वो फिर आप इस साल क्या करेंगे, इस साल की जो रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस है उसमें से लास्ट ईयर की जो एक्स्ट्रा इनकम ऐड की थी उसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो वो एडजस्ट कर लेंगे आप। अब होगा ये कि जो साल के शुरू में रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी आपकी एडजस्टेड, जो भी अगर पिछले साल कोई गलती नहीं हुई तो ये पहला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है कि आप प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट को डाल रहे हैं। तो रिटेन्ड अर्निंग ओपनिंग, इसमें ऐड करना नेट इनकम को, जैसे ये नेट इनकम ऐड हुई है, कैश डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड लेस करना है, और ये आपके पास रिटेन्ड अर्निंग का एंडिंग बैलेंस आ जाएगा जो कि इस साल की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स हो। छोटा सा फार्मूला है, इस हवाले से रिटेन्ड अर्निंग को हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब भी इस तरह से आपको कहें रिटेन्ड अर्निंग स्टेटमेंट बनाओ तो 3-4 चीज़ें याद रखनी है। साल के आगाज़ में रिटेन्ड अर्निंग क्या थी, नेट इनकम कितनी हुई है इस साल, कैश डिविडेंड्स कितने अनाउंस हुए हैं, और रिटेन्ड अर्निंग्स आप क्लोजिंग वाली निकाल लें। ये भी एक स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी इकट्ठी करके बना के दी हुई एक सैम्पल के तौर पर, भी आपको मौजूद होगा, आप देख लीजिए। स्टॉक ऑप्शंस पर बात करते हैं। स्टॉक ऑप्शंस क्या होती हैं? ये एक तरह के समझ लें कि राइट्स होते हैं जो कि कंपनी ऑफ़र करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को और एम्प्लॉइज़ को। और ये स्टॉक ऑप्शंस क्या होती हैं कि एक तरह के राइट्स होते हैं जो कुछ सालों के लिए अनाउंस किए जाते हैं कि एक शेयर कंपनी का एक ख़ास प्राइस पर दस्तयाब होगा आने वाले सालों में। अगर आप ये राइट्स ले लेते हैं तो उसका मतलब आप एक इस डिसाइडेड कीमत के ऊपर फ्यूचर में भी इसी कीमत पर शेयर्स बाय कर सकते हैं। यानी अगर फ्यूचर में मार्केट वैल्यू शेयर की इंक्रीज़ कर जाती तो भी आप स्टॉक ऑप्शंस जिस प्राइस के ऊपर आपको दी गई थी आप उसी प्राइस पर शेयर बाय कर सकते हैं। तो एक फ़ायदे वाली बात है, लॉस की गुंजाइश नहीं होती, इसमें फ़ायदा ही होता है। यानी जो प्राइस आपने एक्चुअल में स्टॉक ऑप्शंस पे करके आपने जो प्राइस पे किए स्टॉक ऑप्शंस लेने के लिए, आप उसी प्राइस के ऊपर कंपनी का फ्यूचर में भी शेयर बाय कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये स्टॉक ऑप्शन है, ठीक है। लेट्स से जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि ऑप्शन परचेज प्राइस है $30 पर शेयर, $30 पर शेयर, तो मार्केट प्राइस है स्टॉक की $75 पर शेयर भी, तो आप 30 पे ही इसको बाय कर सकते हैं, यानी आपको 75 नहीं देना पड़ेगा।
तो ये स्टॉक ऑप्शन इशू क्यों किए जाते हैं? ये इसलिए कि जो हमारे की एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मोटिवेट करें कि कंपनी की परफॉर्मेंस पे काम करें, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कंपनी का देखें और कंपनी के साथ जो है वो लॉयल रहें। तो इसमें फ़ायदा कंपनी का भी होता है और ज़ाहिर है कि अगर एम्प्लॉयज़ ने स्टॉक ऑप्शन ली हुई हैं तो बिल्कुल फ़ायदा होगा कि कंपनी की अगर शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो वो तो एक बेसिक रेट के ऊपर इसको बाय करेंगे ना, ठीक है, आने वाले सालों में। जैसे अब ऑयल्स के एग्रीमेंट नहीं हो गए, हालांकि ऑयल का इससे तो ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। जैसे ऑयल के एग्रीमेंट हो गए कि 3-3 साल या 2-2 साल के लिए जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने एग्रीमेंट कर लिए ओपेक से कि हम इसी रेट के ऊपर आपसे तेल बाय करें, फ्यूचर में रेट जो मर्जी। तो इसी तरह स्टॉक ऑप्शंस का मामला भी होता है कि रेट तय हो जाता है और फ्यूचर में भी आप उसी रेट पे मज़ीद शेयर्स बाय कर सकते हैं। ग्लोबल व्यू है, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि सारी हमने पढ़ी हैं। ट्रेजरी स्टॉक से मुताल्लिक सारी बातें इसको अपडेट कर लीजिएगा कि इसका मेन हिस्सा नहीं है, बस एक ओवरव्यू आपको दिया। अर्निंग पर शेयर EPS को हम कहते हैं और फ़िलहाल में अर्निंग्स पर शेयर ये फार्मूला होता है बेसिकली कि आपकी एक शेयर के ऊपर अर्निंग है वो कितनी है। इस फार्मूले को अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो बहुत सिंपल होता है। जितनी भी आपकी नेट इनकम होती है जो आपने इस साल कंपनी ने कमाई है, इसको नंबर ऑफ़ शेयर्स के ऊपर डिवाइड करके तो आपके पास अर्निंग पर शेयर आ जाता है। और थोड़ा सा अगर मज़ीद इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक करना है और थोड़ा आप समझने की डिटेल्ड में बात करनी है तो नेट इनकम में से आप माइनस करते हैं प्रॉफिट स्टॉक को। तो प्रॉफिट स्टॉक आपके पास होगा, उसको माइनस करने के बाद जो भी आपके पास वेटेड एवरेज शेयर्स बनते हैं उसको डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये EPS आ जाएगा। तो प्रॉफिट स्टॉक डिविडेंड्स माइनस कर देंगे आप नेट इनकम में से अगर प्रॉफिट स्टॉक डिविडेंड्स मौजूद हैं। तो अगर आपने प्रॉफिट स्टॉक इशू ही नहीं किया हुआ तो फिर तो ज़रूरत ही नहीं है माइनस करने की। तो नेट इनकम डिवाइड बाय जो कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, यानी जो शेयर्स इशू किए हुए आपने कॉमन शेयर्स इशू किए हैं उन पर डिवाइड कर ये आपके पास बेसिक EPS आ जाएगा। ये फार्मूला याद रखना है, छोटी मोटी कैलकुलेशन है कि सवाल में कुछ नहीं करना। इस तरह प्राइस अर्निंग रेशो है। प्राइस अर्निंग रेशो भी एक फार्मूला है, अकाउंटिंग रेशोज़ हैं और इसमें जो है वो कैलकुलेशन क्या होती है, नाम से ज़रा प्राइस अर्निंग। तो प्राइस ऑफ स्टॉक और अर्निंग्स वही है जो भी हमने देखी EPS और फार्मूला आपने निकाला ना अर्निंग पर शेयर का। तो जो अर्निंग पर शेयर का आंसर आएगा वो नीचे रखना है, मार्केट वैल्यू पर शेयर ऊपर रखना है, इसको उस पर डिवाइड करना है तो जो आंसर आएगा दैट इज योर प्राइस अर्निंग रेशो। ये कंपनी से मुतालिक जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ और डिविडेंड्स से मुतालिक उनके बारे में मालूमात फराहम करती है। इन छोटे छोटे फार्मूले हैं। डिविडेंड यील्ड है, इसके बाद डिविडेंड यील्ड बेसिकली क्या होता है, डिविडेंड यील्ड में यील्ड वैसे कहते हैं कि जो भी आपको रेट मिल रहा है या पैदावार आ रही है, पैदावार को भी यील्ड कहते हैं। इकोनॉमिक्स में यील्ड पैदावार से मुताल्लिक है, एग्रीकल्चर साइंस में यील्ड पैदावार से मुताल्लिक है। डिविडेंड यील्ड से मुराद है कि डिविडेंड अमाउंट जो है कितनी आपको मिलती है। तो एनुअल कैश डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर, यानी जितने कैश डिविडेंड आपने एनुअली पे किए होंगे या अनाउंस किए होंगे उनको डिवाइड कर देंगे हम मार्केट वैल्यू पर शेयर के ऊपर, शेयर की जो मार्केट वैल्यू। तो ये बेसिकली अनाउंसड होंगे और पेड होंगे कैश डिविडेंड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बुक वैल्यू पर शेयर है, इसके लिए भी सिंपल छोटा फार्मूला है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी एप्लीकेबल टू कॉमन शेयर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग। यानी सिंपल सी बात है, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी जो कि कॉमन शेयर से हासिल हुई है, आपको जो बैलेंस शीट की फिगर आपने लिखी होगी कॉमन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी फॉर कॉमन शेयर्स वो वैल्यू ऊपर लिखें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग नीचे लिखें। तो इसके बाद इसको डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा ये आपकी बुक वैल्यू पर कॉमन शेयर होगी। बुक वैल्यू पर प्रॉफिट शेयर में क्या होगा, वही स्टॉक होल्डर इक्विटी का वो हिस्सा जो कि प्रॉफिट शेयर से हासिल हुआ है और इसको डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट शेयर्स के नंबर्स पे, तो आपके पास बुक वैल्यू पर प्रॉफिट शेयर आ जाएगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसमें जो मसला है तो आपने मुझसे डिस्कस करना है, लेकिन कुछ सवाल है प्रैक्टिस के लिए वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं ये लेक्चर पोस्ट करूँगा तो उस लेक्चर में मैं आपको बता भी दूँगा कि कौन कौन से सवाल हैं जो आपने प्रैक्टिस
करने हैं जो आज के लेक्चर से मुताबिक होंगे।